Hello class, today we are going to start with the next concept of OCM, that is significance of management principles. Significance of management principles. Significance मतलब होता है importance of management. तो principles of management जो है उसकी क्या importance है related to the functioning of an organization. ठीक है, management principles as you know very well कि ये हर जगह applicable होता है, छोटे organization में, बड़े organization में हर जगह अप्लाई होता है. नेचर ऑफ बिजनेस irrespective of nature of business, size of business, the activities that in an organization is going on, each and every manager they have to apply the principles of management. यहाँ पे लिखा है as we have discussed the nature of principles of management, it can be said that management principles are applicable everywhere. So we know very well कि management principles हर जगह, हर condition, हर situation और हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता है. दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स विच आर रिकरिंग. इट इज़ लाइक अ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एक सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहा है हर पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस में अकर होते हैं, बार बार जो फेस करते हैं. दे आर गाइडिंग द मैनेजर्स सो एज टू, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी मैनेजर टू नो देम. ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, अकॉर्डिंगली उनको क्या करता है, एज अ गाइडलाइन, एज अ गाइड ये हेल्प करता है मैनेजर्स को सारी चीज़ों को समझने में, सारी चीज़ों को सेटअप करने में. इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इन अ ग्रुप एक्टिविटी वन नीड टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द नेचर, साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर पर्टिकुलर मैनेजर क्या करना पड़ता है, उसको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करना पड़ता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस, irrespective of the size of business and irrespective of the requirement of an organization. These principles are tested and practiced worldwide from many years. ये जो principles of management ये क्या कर रहे हैं, इन principles of management को टेस्ट किया हुआ है और ये हर जगह, each and every organization, each and every part of the world it has been practiced. practice मतलब क्या, इसको यूज़ कर रहे हर ऑर्गेनाइजेशन, हर मैनेजर, हर लेवल पे, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में ये क्या कर रहा है, यूज कर रहा है. ठीक है, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स. सो यहाँ पे क्या है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ना, समझना रिलेटेड टू फैक्ट्स. पहला क्या है, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर. नाउ हियर वी कैन से मैनेजर क्या है, एक होल एंड सोल पर्टिकुलर बंदा होता है जिसके ऊपर सारी जवाबदारियाँ होती है, जिम्मेदारियाँ होती है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, सेक्शन को, यूनिट को, सब सेक्शन को और हेड करने की, उससे रिलेटेड डिसीजंस लेने की, उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने की. सो नाउ हियर दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंसाइट प्रोवाइड कर रहा है. किसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैनेजर को सारे इंफॉर्मेशन, सारे डिटेल्स, सारे नॉलेज देने का काम कर रहा है. यहाँ पे देखो क्या, दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कर रहा है, पर्टिकुलर मैनेजर को जो हेड है डिपार्टमेंट का, यूनिट का, सेक्शन, सब सेक्शन का, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, सेक्शन, यूनिट, सब यूनिट को हेल्प कर रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझने के लिए. The study of principles help to improve the understanding of the situation and the problem. क्या, situation and problem जो भी डिपार्टमेंट में है, यूनिट में, सब सेक्शन, ग्रुप, सब ग्रुप में है, वो सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे यूनिट्स में, सारे सेक्शंस के जितने भी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है या जो भी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं उनको अंडरस्टूड करने के लिए मैनेजर को हेल्प करता है. इट फर्दर हेल्प्स द मैनेजर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स एंड हैंडल द सिचुएशन. से प्रॉब्लम को हेल्प अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प नहीं करता, बट जितने भी सॉल्यूशन से रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स है और सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए भी हेल्प करता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, ये एक आउटकम है. जितने भी प्रोफेशनल्स जो डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं ना, उनका जो भी एक्सपीरियंस था, जो भी नॉलेज था, उनका एक आउटकम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. The use of these principles is helping manager
अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन अ डिफरेंट सिचुएशन. सो ये क्या कर रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कर रहा है, हेल्प करता है मैनेजर को डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से एक्ट करने के लिए. दिस टाइप ऑफ टाइमली गाइडेंस रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड द गोल्स कैन बी अचीव्ड इन एन अप्रोप्रिएट मैनर. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से क्या अचीव कर रहा है मैनेजर, सबसे पहले अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इजी तरीके से हेल्प कर रहा है. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, वेस्टेज जो टाइम का होता है, जो रिसोर्सेज का होता है, इन सारी चीज़ों का वेस्टेज भी कम होता है बिकॉज ऑफ दिस गोल्स कैन बी अचीव्ड इन एन अप्रोप्रिएट मैनर. सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर. सेकेंड पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. आज के टाइम पे जहाँ पे ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड, ठीक है, ह्यूमन नीड्स क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो क्या है, वेरी लिमिटेड इन नेचर. रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड इन नेचर, ह्यूमन वांट्स एंड ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड. सो हियर हमको क्या करना है, अगर कोई मैनेजर होगा तो क्या करना होगा, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको क्या करना है, बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज़ करना है, ताकि जो अल्टीमेट नीड्स एंड वांट्स है कस्टमर्स के, उन सारे लोगों के वांट्स को, नीड्स को अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर सके. इसके लिए क्या करना है, हेल्पफुल है मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, हेल्पफुल है रिगार्डिंग द efficient utilization. Utilization means using all the available resources in a best appropriate manner. यहाँ पे देखो और क्या लिखा हुआ है, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर यूज्ड. 2 तरीके के रिसोर्सेज हर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है. सबसे पहला क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज, जिसके अंदर मटेरियल, मशीन, मनी और एक्सेट्रा चीज़ें आती है. और दूसरा है वो ह्यूमन रिसोर्सेज दैट इज़ द मैन पावर, फिजिकल लेबर, ठीक है. द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू मेक द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द रिसोर्सेज बाय पुटिंग देम टू द ऑप्टिमम यूज़ एंड कंट्रोल ऑन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. सो बेसिक क्या है फंक्शन मैनेजमेंट का, इन सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर बैलेंस तरीके से यूज़ करना है, एंड जो भी इनका जो यूटिलाइजेशन है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, और जहाँ कहीं भी रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना है, ठीक है, वाइल मेंटेनिंग द डिसिप्लिन एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट. ठीक है, डिसिप्लिन रखना है. डिसिप्लिन मतलब होता है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिसिप्लिन. सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन should follow all the disciplines that is there in an organization and healthy working environment. Management you always uses the techniques and the principles. अभी ये techniques जो है ना, ये साइंटिफिक टेक्निक है. ये जो टेक्निक होता है ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, साइंटिफिक टेक्निक है. कितने टाइम में कितने लोगों को यूज़ करना चाहिए, कितने तरीके से यूज़ करना चाहिए, हाउ रिसोर्सेज कैन बी यूज, सो दैट इज़ अ टेक्निक. And principles of management that should be implemented in a proper way by following the proper technique so that the best output can be get from the available resources. यहाँ पे देखो और क्या है, it helps in establishing cordial relationship between the management and employees. Principles of management क्या कर रहा है, एक proper establish कर रहा है रिलेशनशिप किसके बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में, जो इंक्रीज करता है एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ऑल्सो द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. सो एम्प्लॉयज़ के लिए एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा है, हेल्प कर रहा है इंप्रूव करने में, और मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे देखो, यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड टूल एंड मशीनरी हेल्प इन इंक्रीजिंग द क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. एग्जाम्पल में अगर हम स्टैंडर्ड टूल्स, टेक्नोलॉजी, मशीनरी अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, हम लोग क्वालिटी प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं, क्वालिटी आउटपुट ले सकते हैं. इससे एफिशिएंसी बढ़ता है और मैन पावर का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट हेल्प इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. थर्ड वन है साइंटिफिक डिसीजन. नॉर्मली जब कोई मैनेजर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसको बहुत सारे छोटे बड़े
डिसीजंस लेने पड़ते रिगार्डिंग द यूनिट, सब यूनिट, सेक्शन, या जो भी उसको जिम्मेदारी दी गई रहती है हैंडल करने के लिए, रिलेटेड टू दैट ही हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस एंड डिसीजंस शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक वे, ठीक है ना, साइंटिफिक मैनर जो भी डिसीजन होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल या कोई भी चीज़ों को ओपिनियन लेके और डिसीजन ले ले, ऐसे नहीं करना है। नॉर्मली द डिसीजन ऑफ ए मैनेजर शुड बी साइंटिफिक इन नेचर, इट मीन्स ऑल द सिस्टमेटिक एंड द बैलेंस्ड डिसीजन, ठीक है ना, ये साइंटिफिक होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए और डिसीजन जो होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए। प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर टू हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशन ट्रैक्टफुली। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजर को ट्रेन करता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन को टैक्टफुली डील करने में, सो दैट द मैनेजर हैव टू वर्क ऑलवेज विद द ट्रायल एंड एरर मेथड। सो नॉर्मली ट्रायल एंड एरर मेथड ये क्या है, एक टाइप ऑफ अकाउंट्स है, अकाउंटिंग जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो वहाँ पे एक चैप्टर है ट्रायल एंड एरर मेथड। सो दिस इज व्हाट दिस मैनेजर हैव टू अडॉप्ट रिलेटेड टू द ट्रायल एंड एरर मेथड, एंड अकॉर्डिंगली he should use this thing so that they have to take the decisions. With the use of various management principles, one can get the idea about how to analyze the situation, to search the alternative options and their results. So अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, अगर मैनेजर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज़ कर रहा है तो नॉर्मली उसको एक प्रॉपर आइडिया आ जाता है रिगार्डिंग द वेरियस सिचुएशन दैट इज़ देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को सर्च करने का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है, किस तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल है वो भी फाइंड आउट कर सकता है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी अल्टरनेटिव्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं उससे रिलेटेड क्या डिसीजन, क्या रिजल्ट्स है, वो सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है। लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने देखा था ना मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, सोशल प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सोशल साइंस है। किसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। ह्यूमन बींग्स कैसे, डिफरेंट इन नेचर, सो ऑल द ह्यूमन बींग्स आर नॉट सेम, दे ऑल आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, दे हैव डिफरेंट इमोशन, डिफरेंट सेंटिमेंट्स, डिफरेंट फीलिंग्स, डिफरेंट आइडिया, अकॉर्डिंगली द पीपल आर डिफरेंट इन नेचर। एंड जब हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जब मैनेजर इम्प्लीमेंट करता है, सो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू दैट एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वो प्रॉपरली अंडरस्टूड करता है। यहाँ पे देखो, दे आर नॉट डेवलप्ड ओनली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्सेज इफेक्टिवली, बट टू गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो नॉर्मली यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ओनली व्यू पॉइंट रख के किसी का हमने डेवलप नहीं किया, बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, दे गाइड द मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, क्योंकि जो बिजनेस है वो क्या है, सोसाइटी में डील कर रहा है। सोसाइटी में डील करने की वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन से। सो वॉट एवर द डिसीजन इज बीन टेकन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका फंक्शनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सो हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर टू फाइंड आउट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड its impact on various stakeholders, those who are directly as well as indirectly related to the company. यहाँ पे देखो क्या है, so that they can focus on providing the quality of product at a reasonable price. Quality of product at a reasonable price किसको देगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है गुड्स और सर्विसेज का, तो उसको क्या करना है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नीड टू बी प्रोवाइडेड टू द अल्टीमेट कस्टमर इन द मार्केट। अवॉइडिंग द आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इन अ मार्केट। मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्या है, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, इग्नोर करना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करने का काम करता है, तो दैट शुड नॉट हैपन। उसके अलावा फेयर कंपटीशन होना चाहिए इन द मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आर देयर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर देयर, दे बोथ आर सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंगली।
फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए किसको, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, फेयर वेजेस, फेयर सैलरी मिलना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए, एंड ग्रीवेंसेस जो भी है कस्टमर्स की एम्प्लॉयज़ के और वर्कर्स के, उनको भी सॉल्व करना चाहिए। चेंजेस इन एन एनवायरनमेंट, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब कभी भी फंक्शन करता है तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर आता है, लाइक एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इज देयर। सो ऑल सच प्रॉब्लम्स need to be tackled and need to be given care by the organization so that कम से कम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कम से कम नेचुरल एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करना है या वहाँ पे जो डिग्रेडेंट्स है उनको डिग्रेड करना चीज़ों को वो कम से कम करें। हेल्थी वर्किंग प्लेस, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनके लिए एक हेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट करना विद गुड वेंटिलेशन फैसिलिटी, गुड फूड फैसिलिटी, ठीक है ना, उनके लिए रेस्ट रूम प्रोवाइड करना वगैरह वगैरह, जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, दैट शुड बी गिवन। स्टैंडर्ड ऑफ टूल्स एंड मशीनरी, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड टूल्स, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, मशीनरी एम्प्लॉयज़ को देना ताकि उनका जो वर्क है वो इजीली हो सके, उनका जो यूटिलाइजेशन है वो भी अच्छा हो सके और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आउटपुट के फॉर्म में हमको मिले। सो दैट इज़ द थिंग रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, ये सारे के सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए और प्रॉपरली केयर करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद है हमारा 5th पॉइंट, एनकरेजिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो विदाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट इज़ R&D के बिना मार्केट में टेक ही नहीं सकता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट हैविंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट दे कांट स्टिक टू द मार्केट, दे विल बी आउट ऑफ द मार्केट। अगर आप सेम क्वालिटी या सेम कैटेगरी या सेम प्रोडक्ट अगर आप अपने कस्टमर्स को देते रहोगे तो आपके कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन लेवल कम होते जाएगा एज टाइम पासेस ऑन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एज द टाइम पासेस ऑन दे वांटेड टू हैव सम न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, they are expecting something better with the time that they are giving to the customer. So जो उनका जो एक लॉयल्टी रहता है रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू द ब्रांड दैट द कंपनी इज गिविंग टू देम, वो कम हो जाएगा अगर आप अपना प्रोडक्ट्स को इनोवेटिव तरीके से, सम बेटर क्वालिटी, सम बेटर टेस्ट, सम बेटर थिंग्स के साथ अगर आप मार्केट में अपने कस्टमर्स के लिए नहीं लेके आओगे। सो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुड बी देयर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एनकरेज करता है हर ऑर्गेनाइजेशन को टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ द मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सो दैट द गुड क्वालिटी better products can be offered to the customer for their satisfaction of needs। यहाँ पे देखो और क्या लिखा है, principles of management are dynamic। dynamic means principles of management are dynamic in nature। dynamic means what, it keeps on things changing related to the environment, ठीक है। the nature goes on changing along with the changes in the business world। मैंने क्या बोला, यहाँ पे चेंजेस होते रहता है विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, विद द चेंजेस इन द बिजनेस। ओवर द ईयर्स दे हैव डेवलप टू सूट द करंट नीड, ठीक है ना। आज के टाइम पे डेवलप करके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी ऐसा नहीं कि एक बार डेवलप कर दिया तो वो वही तरीके से एक्ट करेगा 2020 में भी और 2060 और 70 में भी, नहीं, वो चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, नीड एंड डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड द बिजनेस and according to the managers that they are using such principles, ठीक है। it enables the manager to bring consistent improvement in them, ठीक है। principles of management क्या करता है, managers को help करता है bringing the consistent improvement in their ability to work, in their leadership quality, as well as understanding the environment and the situation and the things that they are dealing with, and accordingly कैसे उनको implement करके चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करना है। मैनेजमेंट अडॉप्ट्स न्यू ट्रेंड वर्किंग प्लेस ऑटोमेटिकली, ठीक है, न्यू वर्किंग प्लेस ऑटोमेटिकली। दिस गाइडलाइंस हेल्प्स द मैनेजमेंट टू मेक कंपैरिजन यूज्ड प्रिंसिपल विद द एक्सपेक्टेड आउटकम। सो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है
उनका जो कंपैरिजन है रिलेटेड टू द यूज्ड प्रिंसिपल और जो भी उसका एक्सपेक्टेड आउटकम है वो प्रॉपर तरीके से केयर करना. इफ़ नीडेड मैनेजमेंट कैन मॉडिफाई द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एज मैनेजमेंट इज हैविंग लिबरलिटी टू टेक द डिसीजन एट देयर ओन. सो यहाँ पे देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, उसके अंदर स्कोप है, उसके अंदर चांस है चीज़ों को मॉडिफाई कर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को मॉडिफाई करने का अकॉर्डिंग टू द नीड्स and the decisions, and they can use it according to the situation that is prevailing in the market. So manager को क्या है, स्कोप है, चांस है, सिचुएशन जो भी हो रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को चेंज करना, मॉडिफाई करना, अल्टर करना, रिमूव करना और रिप्लेस करना. ठीक है. दिस ट्रेनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग द साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. विदाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर कोई मैनेजर एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो पॉसिबल होने वाला नहीं है. जब तक आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप चीज़ों को यूज़ नहीं करोगे, आप एफर्ट नहीं डालोगे, तब तक आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो आप भूल ही जाओ. क्योंकि कोई मैनेजर विदाउट हैविंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट दे कांट एक्सपेक्ट टू हैव अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क्स ऑन फाइंडिंग न्यू टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या कर रहा है, डिफरेंट न्यू टेक्निक्स को फाइंड आउट कर रहा है related to the production, related to the finance, marketing, human resource and various other such departments and sections in which they are dealing. So accordingly research and development is one of the most important tool and one of the most important thing. Accordingly the principles of management need to be changed, altered and it need to be implemented so that the good results can be derived from the manager after implementing such principles of management. हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल्स, हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. यहाँ पे जो दो वर्ड है, पहला वर्ड है कोऑर्डिनेट, दूसरा वर्ड है कंट्रोल. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ऑल द रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. ठीक है. हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हर एक डिपार्टमेंट है. ठीक है. डिफरेंट काम से रिलेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट क्या करता है, अपने तरीके से काम करता है, लेकिन हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है. अगर एक डिपार्टमेंट अगर प्रॉब्लम है तो दूसरा डिपार्टमेंट के ऊपर ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट आएगा. ठीक है. सो हियर कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, each and every department in an organization, when they are interrelated, when they are interconnected to each other, the manager need to pay special attention, care and focus so that the proper coordination could be maintained among all the department in an organization. और उसके बाद है हमारा दूसरा वर्ड है कंट्रोल. कंट्रोल means what, whenever the manager is there in an organization he have to evaluate all the given work after its completion. तो कंट्रोल का मतलब होता है इवैल्यूएशन. ठीक है. जो भी काम मैनेजर ने दिया है या जो भी चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, तो जब वो रिजल्ट्स मिलता है ना, तो रिजल्ट्स को क्या करता है, इवैल्यूएट करने का काम करता है. किससे इवैल्यूएट करेगा, जो उन्होंने प्लान किया था ना, प्लानिंग से रिलेटेड उन्होंने क्या किया है, रिजल्ट्स को इवैल्यूएट किया है. ठीक है. तो पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स था, एंड अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टाइम जब वो मैनेजर जो भी चीज़ों को हैंडल करेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करेगा, वो ये देखेगा कि अच्छे तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो जाए, तो कि हमारा जो रिजल्ट्स है वो अकॉर्डिंगली आए. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या इंपॉर्टेंट है मैनेजर्स के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, और कंट्रोलिंग फंक्शन, जो कोऑर्डिनेट है और कंट्रोलिंग क्या है, फंक्शन. ये दोनों एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए, केयर करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर और देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये गाइडलाइंस है, ये एक तरीके की बुक है जहाँ पे मैनेजर रेफर करके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को कर सकता है. इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग डिफरेंट एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट. अभी यहाँ पे एक वर्ड तो हमने देखा कोऑर्डिनेशन. ठीक है ना, यहाँ पे एक वर्ड हमने देखा कोऑर्डिनेशन, लेकिन उसके साथ दूसरा वर्ड भी है कोऑपरेशन. ठीक है. जो ये वर्ड है ना, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ये एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली यूज होता है, ये एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली चलता जाता है. अभी कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, हर डिपार्टमेंट
एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है. सो नॉर्मली मैनेजर्स क्या बोलेगा, प्लीज से टू इट दैट ऑल ऑफ यू शुड वर्क विद द सेम स्पीड, all of you should work with the same parameters or the same given set standards, and accordingly I'll want you to make sure that each and everything will be completed on time. so ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है. कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, जब मैनेजर का वहाँ से ऑर्डर आ रहा है तब जाके आप लोग का क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है. ठीक है ना. मैनेजर खुद खड़ा होकर बोलेगा, गाइडलाइंस देगा, चीज़ों को हैंडल करेगा, देखेगा एंड अकॉर्डिंगली एड्रेस करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन. ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब होता है अगेन जो चीज़ें कोऑर्डिनेशन में, जो चीज़ें आप लोग का एम था, ऑब्जेक्टिव्स था, जो चीज़ के लिए आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे, सेम चीज़ आप वो कोऑपरेशन में भी कर रहे हो. बट यहाँ पे बेसिक डिफरेंस जो है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन का, वो ये है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजर के ऑर्डर के ऊपर होता है और कोऑपरेशन जो होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड होता है एम्प्लॉयज़ के. ठीक है ना. सो कोऑर्डिनेशन इज़ द थिंग विच कम्स on the command and the order given by the manager, and cooperation, here you don't need to have any kind of command and order from the manager, but the cooperation is purely on the understanding, on the mutual trust among the employees, those who are working in that particular department or section. So यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मालूम है मैनेजर क्या करेगा, सबसे पहले मैनेजर कोऑर्डिनेशन करने को स्टार्ट करेगा. ठीक है. लेकिन एज टाइम passes on, as all the employees in an organization become very familiar to each other, when they start trusting each other, when they are start loyal to each other, at that time the coordination will automatically get converted into the cooperation. ठीक है. कोऑर्डिनेशन करते करते अब कोऑपरेशन के तरफ सारे एम्प्लॉयज़ मूव ऑन होते हैं. वाई? बिकॉज नाउ द वर्क इज़ बीन अंडरस्टूड बाय द मैनेजर. ठीक है. अब किसी का कोई इंटरफेरेंस करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है. हर एम्प्लॉयज़ को पता है मैनेजर को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उनको कैसे काम करना है, कैसे बेटर रिजल्ट्स हम लोग निकालेंगे, एंड अकॉर्डिंगली द ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन दे स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद ईच अदर. ठीक है. सो कोऑर्डिनेशन से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे ख़त्म होती है, कोऑपरेशन पे. ठीक है. कोऑपरेशन जब होगा तो बेटर से बेटर क्या, बेस्ट रिजल्ट मिलता है मैनेजर को. ठीक है. सारे एम्प्लॉयज़ बेस्ट रिजल्ट्स देंगे. कोऑपरेशन में हो सकता है हमारा जो रिज़ल्ट है वो 99.9% हो, लेकिन अगर कोऑपरेशन होगा तो 110% हमको रिजल्ट मिलता है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन and after coordination cooperation among different employees working in different departments. ठीक है. Employees working with the same department, there you can have a better cooperation, but employees working with a different department, there we can't expect the cooperation. Because of that reason the manager need to pay special attention, care and focus on the coordination. ठीक है. यहाँ पे वो देखो क्या लिखा है, it is also difficult task for the manager to keep control on the performance of an employee. ठीक है. परफॉर्मेंस का मतलब होता है इवैल्यूएशन ऑफ देयर आउटपुट आफ्टर द गिवन टास्क इज कंप्लीटेड. सो जो भी टास्क दिया है मैनेजर ने, ठीक है, जब वो कंप्लीट होगा एम्प्लॉयज़ के तरफ से, तो उसका क्या होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए. ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इवैल्यूएटेड, एंड इवैल्यूएशन के बाद हम बता सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट द एम्प्लॉयज़ नीड टू हैव. ठीक है ना. उसके अंदर क्या चेंजेस करना चाहिए, सो दैट द नेक्स्ट टाइम यू शुड बी मोर अटेंटिव, सो दैट द बेटर रिजल्ट्स कैन बी डिराइव्ड. सो यहाँ पे क्या है, मैनेजर के लिए डिफ़िकल्ट टास्क होता है टू कंट्रोल और मेजर और इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड सेक्शन. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफर सुटेबल सिस्टम वाइल एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, मैनेजर के लिए सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट टूल है, एक टेक्निक है जहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन भी करवा सकता है, कोऑपरेशन भी करवा सकता है, प्लस डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों का परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट करता है इन द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग. ठीक है. आई होप दैट आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट समझ में आ रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव अप्रोच. विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट,
वन कैन डेवलप द ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड एक और होता है सब्जेक्टिव अप्रोच. सब्जेक्टिव अप्रोच में वी कैन से देयर अ पर्सन इज नॉट अ रैशनल थिंकर, बट इन ऑब्जेक्टिव अप्रोच अ पर्सन इज अ रैशनल थिंकर. यहाँ पे देखो, मैनेजर कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी. अगर पर्टिकुलर बंदे का ऑब्जेक्टिव अप्रोच है तो क्या कर सकता है, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकता है. क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा प्रॉब्लम्स और थ्रेट्स के साथ आती हैं. आप अगर मैनेजर हो और मार्केट में अगर बिजनेस कर रहे हो, अगर अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको मार्केट में, तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं मिल जाएगी आपको, उसके साथ साथ थ्रेट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, डिफ़िकल्टीज भी होगी. तो अच्छा मैनेजर वो है जो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करे, उसको रिड्यूस करे और अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करे, एक्सपैंड करे. ठीक है. दूसरा होता है रूट कॉज एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम्स इन अ करेक्ट मैनर. अगर इफ़ यू आर अ मैनेजर विद एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यू कैन एबल टू find out the root cause problems in a correct manner, and accordingly you can provide the solution for the certain problems, and one can provide the appropriate solution on it. So we can say one can provide a proper solution by finding out the root cause of the particular problem. Accordingly you need to address such problem and things can be done. It builds the confidence in the minds of managers. So developing an objective approach is very important in the minds of manager, because this kind of manager can be a rational thinker. Accordingly he can be a loyal to the company. He can find out the different things that is going on in the company, and accordingly he will make sure कि जो भी काम हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाए. उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एंड रिस्क लेने की कैपेसिटी आ जाती है विद एन अप्रोप्रिएट एंड कैलकुलेटेड रिस्क. So here we have completed with the concept of significance of management. I hope that you have understood all the 7 points related to the significance of principles of management. Next lecture we will start with the theories of principles of management, which is given by 2 persons. That is, the first one Henry Fioelser and second one is an F.W. Taylor. Thank you.